औचक छापों से मच गया गदर, आधे से ज्यादा कारिंदे मिले नदारद। प्रशासनिक सुधार टीम की छापेमारी, सरकारी विभागों में मिली घोर लापरवाही, बाबू नदारद, दफ्तर खाली। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग प्रदेश भर में छापेमारी कर रहा है और इस छापेमारी में जो सच निकलकर सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। ऐसा कोई दफ्तर नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पूरे अधिकारी या कर्मचारी मिले हों। अब सवाल है कि अगर इस तरह बाबू नदारद रहेंगे और दफ्तर खाली होंगे तो फिर काम कैसे होगा। आज बिग बुलेटिन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। तस्वीरें तीन हैं, लेकिन व्यथा सिर्फ एक। प्रशासनिक सुधार की पहली ही पहल में अर्ध सत्य सामने आ गया है। बीकानेर में प्रशासनिक सुधार टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया। मचना ही था क्योंकि वहां मौके से 286 अधिकारी और कर्मचारी नदारद थे। औचक निरीक्षण की ये कार्रवाई पीबीएम अस्पताल, कलेक्ट्रेट, सीएचएमओ, पीएचईडी और आरटीओ में की गई। गैर हाजिर मिलने वालों में 56 राजपत्रित अधिकारी और 230 स्थायी कर्मचारी शामिल हैं। 55% लोग नहीं मिल रहे हैं, कहीं 45% नहीं मिल रहे, कहीं भी 100% हाजिरी नहीं है। तो ऐसे में तय करना चाहिए, यदि कोई अधिकारी कर्मचारी लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसको कैसे लाना है, कैसे डराना है, क्या करना है, ये सरकार का काम है। सरकार को इस पे तय बात है, कर्मचारी अधिकारियों से मीटिंग करके फैसला करना चाहिए। टोंक में तस्वीर तो 2 कदम आगे निकली। प्रशासनिक विभाग की टीम ने 5 दफ्तरों में छापामार कार्रवाई की। यकीन नहीं करेंगे, यहां 50% अधिकारी और कर्मचारी मौके से गैर हाजिर मिले। गुस्साई टीम ने हाथों हाथ जांच के आदेश दे दिए। चित्तौड़गढ़ में भी कमोबेश यही हाल सामने आया। यहां भी 22 सरकारी दफ्तरों में 54% अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। तीनों मामलों की रिपोर्ट जयपुर भेज दी गई है। इतनी बड़ी अनुपस्थिति कार्यालय में कार्य को प्रभावित करती है। सरकार निश्चित तौर से इस मामले में गंभीरता से विचार करके और इसमें सुधार करने के प्रयत्न लगातार करेगी। दरअसल सरकारी दफ्तरों के निरीक्षण को लेकर मुख्य सचिव ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत सरकारी विभागों की इस तरह अचानक जांच किए जाना है। इसका मकसद राज्य सरकार की योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन करवाने का है। लेकिन सवाल ये कि अगर सरकारी दफ्तरों में इतनी लापरवाही है तो फिर सरकारी काम होंगे कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। रिपोर्ट आपने देख ली। अब चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिरकार ये क्या परिपाटी जो चली आ रही है, परिपाटी बदली क्यों नहीं, और आखिरकार अगर इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो सरकारी दफ्तर में अधिकारी गायब रहेंगे तो सरकारी काम कैसे होगा। इस चर्चा में मेरे साथ मनीष पारिक भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता और आर्य गठाला साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। आप तीनों का स्वागत है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल आज आर्य गठाला साहब आपसे ही है। आपके पास अनुभव भी लंबा चौड़ा होगा। आखिरकार ये एक परिपाटी चली आती है, इसलिए जो भी नया ज्वाइनिंग करता है वो उसी रंग में ढल जाता है, या फिर वाकई काम करने की इच्छा नहीं होती है, सरकारी नौकरी हो गई, कुर्सी में बैठिए, काम करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो स्थिति देखने में आ रही है ये कोई नई नहीं है, पहले से भी ऐसा होता रहा है। लेकिन जो इफेक्टिव एक्शन होना चाहिए, जो एब्सेंट मिलते हैं उन पर वो होता नहीं है। उनको नोटिस इश्यू होते हैं, बाद में ड्रॉप हो जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो सरकारी इच्छा शक्ति तो ये हो इनको कंट्रोल करने की। और दूसरा, ये पॉलिटिकली जो है लोअर फंक्शनरीज करीब करीब सारे अलाइंड होते हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिशियन से। और ये जो परिपाटी है इसको बहुत आसानी से रोका भी जा सकता है कि जैसे बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम है जी, वो सभी दफ्तरों में लागू कर दिया जाए। अगर कहीं जाता है कोई कर्मचारी तो वो एंट्री करके बाहर जाए और उसके बाद आए तो अपनी एंट्री करे कि मैं इतने बजे गया, इतने बजे आया, किस काम के लिए गया। कई बार तो ये कहते हैं कि साहब हम तो फील्ड में गए थे। तो ये जो पकड़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ढीली पकड़ हुई है जी। चलिए, बहुत बड़ा, ठीक है, आपने 2-3 बड़ी सही बात कही है। मनीष पारिक साहब, सरकार का इकबाल नजर आता है। जिस दिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शपथ ली
अगर उसी दिन सरकार का इकबाल दिख जाता तो स्थिति शायद बुलंद होती। 1 साल हो गए फिर भी ये स्थिति नहीं बदली है। एक सवाल मनीष पारेख, एक बिल्कुल अलहदा किस्म का सवाल, अगर निजी क्षेत्र 100% उपस्थिति आसानी से सुनिश्चित कर रहा है, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, झारखंड में भी, तमिलनाडु में भी, आंध्रा में भी, तो ये सरकारी बाबुओं की उपस्थिति क्यों नहीं सुनिश्चित हो सकती? उसी बगल में सरकारी दफ्तर और उससे लगी बिल्डिंग निजी क्षेत्र का दफ्तर, वहां 100 आउट ऑफ 100 टाइम से 9 बजे का मतलब 9 बजे इन और 6 बजे का मतलब 6 बजे बाहर। ना कोई पान खाने जा रहा, ना गुटखा, ना तमाकू, ना सिगरेट, ना समोसा, और यहां 54% आदमी गायब है। ये समझ नहीं पाए, इसमें कोई रॉकेट साइंस है या कोई बड़ी नासा से कोई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी आपको? मनीष पारेख जी, क्या समस्या क्या है 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने में? अब ये बात तो सही है अमिताभ जी, गठाला जी ने कहा समस्या पुरानी है, ना गठाला जी ने कहा उसको मानसिकता का सवाल है। मनीष पारेख, मैं क्या पूछ रहा हूं आज, एक सेकंड सुन लो, पूरी बात, इधर उधर भागने का समय नहीं होता, आधे घंटे की बहस है, इसलिए फोकस सवाल, फोकस जवाब। गठाला जी ने क्या कहा उसको एक सेकंड रुको। आज मैं नया दफ्तर खोलूं प्राइवेट क्षेत्र का अपना, मैं दफ्तर में लोगों की भर्ती करने से पहले उनकी उपस्थिति का मैकेनिज्म सुनिश्चित कर दूंगा 10,000 रुपए में कुल। सरकारें क्यों नहीं कर पा रही? मैं वो पूछ रहा हूं कि आप क्यों नहीं कर पाए साल भर में? बस उतनी बात बता दीजिए, बाकी सब छोड़िए। 52 में क्या होता था, 58 में क्या होता था, 60 में क्या होता था, भैरव सिंह के समय में क्या होता था, मदेरणा जी के समय में, छोड़िए। ये बताइए इसमें क्या समस्या है? अभी उसी और कदम बढ़ रहा है अमिताभ जी, ये 100% सुनिश्चित हो गया भैया, 1.5 साल हो गया करने के लिए। और मुझे लगता है जो ये कार्रवाई हुई है उससे बिल्कुल अब ये रेगुलर रूटीन में काम चलने वाला है। और जो लोगों को लगता है कि हम 1 घंटे लेट भी जा सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, बीच में जा सकते हैं, उन पर रोक लगेगी। नहीं, रोक को कुछ नहीं लग रही, खरी बात है, कुछ नहीं लग रहा, ढेला भर काम नहीं हो रहा, हुआ ना, तभी तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने मेरी बात वहां पे जाकर रेड की है ना। मनीष पारेख, आपने कहा कि मेरी बात सुनो एक मिनट, ढेला भर काम नहीं हुआ, मैं अपना आरोप फिर दोहराता हूं, सिद्ध करूंगा, नहीं तो माफी मांगूंगा, फिर दोहराता, ढेला भर काम नहीं हुआ। अगर 1.5 साल बाद छापे में 54% आदमी नदारद मिले और हम कहें काम हो रहा है, तो कहना ही गलत है ना। 1.5 साल के बाद जांच में 54% आदमी गायब मिले बिना कारण के, उसके बाद भी हम पीठ ठोक सकते हैं क्या? अगर ठोक सकते हैं तो आपको पड़ा हुई है ना, नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, ये बात नहीं। लोकेश शर्मा, तो नहीं 1.5 साल बाद भी नहीं भाई, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में आप हलवाई के छापे मारते हो, ऐसे अस्पताल में मारो। आप मेरी बात ही नहीं समझे। आपने कहा था कि उसमें मारो, वैसे ही तो करना चालू किया। पारेख, आप मेरी बात ही नहीं समझे, यह समझ के जवाब नहीं देना चाह रहे। मैंने निवेदन किया 1.5 साल के बाद अगर कहीं पड़ताल हुई तो 54% आदमी वहां गायब मिला, ये शर्मिंदगी की बात है या ये कहने की बात है कि सुधार हो रहा है? मुझे आप समझा दो। अब ये तो चीफ सेक्रेटरी साहब बता सकते हैं कि उन्होंने 1.5 साल बाद ऐसा सर्कुलर क्यों निकाला। नहीं, चीफ सेक्रेटरी लंदन से आए हैं, क्या करेगी? नहीं, चीफ सेक्रेटरी लंदन से आए हैं या वो पाकिस्तान की सरकार में है? वो भी आपकी सरकार के मुलाजिम है ना। और उसके नहीं, अब ये तो परसुएंस के आधार पर ही किया होगा उन्होंने। ये नहीं, लोकेश शर्मा जी, मैं फिर वही सवाल, जो काम निजी क्षेत्र का छोटे से छोटा कार्यालय भी कर लेता है, छोटे से छोटा आदमी जिसका 25 आदमी नौकरी करता है कुल, वो भी ये व्यवस्था सुनिश्चित कर लेता है। वो व्यवस्था सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित क्यों नहीं होती? जो बात अभी कही गठाला साहब ने, उसमें एक बात महत्वपूर्ण है जो मुझे समझ आती, शायद इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सरकारी आदमी सबसे ज्यादा नेतागिरी करता है ना। कोई लोकेश शर्मा का चिंटू है, कोई मनीष पारेख का चिंटू है, तो गठाला साहब क्या कर लेंगे उनका? ये गठाला साहब का ट्रांसफर करा देगा आदमी, ये उनको नोटिस देंगे। तो क्या ये समस्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, धर्मराज जी ने भी एक जो लाइन बोली थी कि सरकार का इकबाल, अगर डर नहीं होगा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहां पर काम करने वाला आदमी क्यों नियमित उपस्थिति दर्ज करवाता है? क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, उसे डर है कि अगर 2 दिन अनुपस्थित रहेगा या अनुपस्थित पाया जाएगा तो उसकी सैलरी कट जाएगी।
लेकिन ऐसा डर सरकारी कर्मचारियों में सरकार कायम करने में नाकामयाब साबित होती है। और यही एक सीधा सा कारण है कि सरकारी कर्मचारी आराम फरमाते रहते हैं और मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार का इकबाल हो, सरकार के लोगों का डर हो, अभी मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये तो चीफ सेक्रेटरी का काम था। अरे चीफ सेक्रेटरी को कहने के लिए मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के राज में अगर ये स्थिति है कि आज 1.5 साल बाद 54% उपस्थिति पाई जाती है या 45% उपस्थिति पाई जाती है, तो इस प्रदेश की जनता का होगा क्या? आपने तमाम इस 1.5 साल में 3 संभागों का दौरा किया और लाखों एप्लीकेशंस लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई है, किसी का काम नहीं हुआ। और आप अभी भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। किस दिशा में काम कर रहे हैं आप? आपके यहां सरकार नाम की चीज नहीं चल रही, कोई व्यक्ति नहीं डर रहा। हम लगातार चैनल्स पे आ रहे हैं, आप और हम लगातार इन बातों को कर रहे हैं कि चाहे वो अस्पताल हो, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस हो या कोई भी ऐसा सरकारी कार्यालय जहां किसी आम आदमी की सुनवाई होती हो, ये संभव ही नहीं हो रहा। जी देखिए, 46% गवर्नमेंट स्टाफ की उपस्थिति में तो काम हो भी नहीं सकता। जब 54% गायब है बिना बताए, तो काम होगा भी नहीं, ये भी जान लो। चाहे दौरा करो, चाहे महादौरा करो, चाहे पड़ाव करो, चाहे यात्रा करो, तो कुछ नहीं होगा। जब 54% आदमी नहीं है तो काम दीवारें थोड़ी ना करेंगी। काम दीवारें नहीं। मनीष पारिक एक सवाल मुझे बताइए, एक ही घर में एक मां के गर्भ से पैदा एक पिता की 2 संतान, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लग गई और श्यामलाल लग गए राजस्थान सरकार में नौकरी पा गए, शासन में। ठीक, श्यामलाल घर में बंसी बजा रहे हैं, चैन की खाट पे सो रहे हैं मालिश करा के, और रामलाल सवेरे 8 बजे साइकिल लेके नौकरी पे जा रहा है, टिफिन लेके। समाज एक, व्यक्ति एक, समय एक, समाज का चरित्र एक समय में एक सही होता है। फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि रामलाल काम कर रहा, श्यामलाल काम क्यों नहीं कर रहा, ये मैं नहीं समझ पा रहा। मनीष पारिक जी, ये तो लोकेश जी समझ गए होंगे शायद, इनको पूछो आप। ये गहलोत जी सरकार में 100% आ रहे थे लोग, इसलिए बता सकते हैं। मनीष पारिक नहीं, ये से लोकेश जी सीधी गैर जिम्मेदाराना बात है। 40 साल इनका शासन रहा, सारी रहे हैं वहां पे, सब लोगों की मानसिकता इन्होंने डेवलप करी। मनीष कह रहे हैं कि अभी आपने ये जांच करी तो ये हो गया, इन्होंने तो करी ही नहीं दी। मनीष पारिक जी, ये उत्तर एक सेकंड लोकेश जी, 1 मिनट अभी रुक जाइए। ये उत्तर यहां इस मंच पर नहीं चलेगा। आप गहलोत खत्म हो गया सरकार का। मनीष पारिक नहीं, इसमें भाजपा कांग्रेस का सवाल ही नहीं है। मनीष पारिक कर्मचारियों की नुमाइंदगी, अलग तरह का एटीट्यूड है। मनीष पारिक भाई, 1 मिनट, बहस ऐसे तो डिटेल हो जाएगी मित्र, ये तर्क नहीं चलेगा। मैं फिर पहले मुख्यमंत्री से यहां तक चर्चा करूं तो मुझे भागवत कथा के तरीके से 9 दिन की बहस रखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कर सकता ना, इसलिए ये बातें नहीं चलेगी। ना, ये चलेगी। आज आप सरकार में हैं, आपको जवाब देना होगा। लोकेश शर्मा जवाब दे रहे हैं, कोशिश चालू करिए, निरंतर चलेगी। लोकेश जी क्या कह रहे थे? मैं इतना सा कह रहा था कि ये जो सरकार है ये दुर्भावनापूर्वक काम करती है। ये बरबार ये कह रहे हैं लगातार कि गहलोत जी ने कौन सा काम किया। आप देखिए वो जो 2 एक्ट थे, एक तो जन सुनवाई, जो सुनवाई का अधिकार हमने दिया था लोगों को, और दूसरा लोक सेवा गारंटी कानून का अधिकार। उसके तहत ड्यूटी बन गई थी तमाम अधिकारियों की कि वो रोजाना नियमित रूप से अपने कार्यालयों में सुनवाई करेंगे और लोगों को पावती देंगे। उनके प्रार्थना पत्रों के ऊपर उनकी जवाबदेही रहेगी कि कितने दिन में उनको काम करना है। आपने उन तमाम एक्टों को खड्डे में डाल दिया, आपने खड्डे बस्ते में डाल दिया, और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया। ठीक है लोकेश जी, एक मिनट, मनीष पारिक 1 मिनट। गठाला साहब, क्या ये धारणा लोगों में बन गई कि सरकारी नौकरी का मतलब आराम तलबी का 60 साल तक का लाइसेंस, 60 साल तक तनख्वाह, उसके बाद पेंशन? क्या ये धारणा बन चुकी है? मैं आपको निवेदन करूं, शासन चाहे किसी का भी आ जाओ जी, लेकिन व्यवस्था चेंज नहीं हो रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई और हो। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जुमले जरूर हैं, लेकिन व्यवहार में इनको इम्प्लीमेंट नहीं हुए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे कानून भी बहुत है, रूल्स भी बहुत है, उनके पालना ढंग से नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ये 1 मिनट का काम है, जो एब्सेंट मिला उसकी उसी दिन की तनख्वाह काट दो। उसका अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब आ जाता है तो उसकी तनख्वाह दे दो उस दिन की, अदरवाइज उसकी उस दिन की तनख्वाह काट दो। नंबर 1। नंबर 2, ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो हाजिरी का है वो कर दो। नंबर 3 की एक टाइम फिक्स कर दें। सबसे बड़ी बीमारी ये है, आज करप्शन भी इस बात का है कि डिले,
उसका टाइम पर काम नहीं करना, उससे आदमी पैर घिस करके कहता है 4 बार मैं चक्कर काटूंगा, इंतकाल की नकल लूंगा, तो मेरा इतना किराया खराब हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो वो रिश्वत देगा। क्योंकि रिश्वत जो है कंपल्सन भी है कई जगह, या कोई बिजनेस कर रहा है उसको अगर रोज का 2000 का उसके घाटा हो रहा है तो वो देखेगा 2-4 हजार देके जान छुड़ाओ इससे। तो ये जो सिस्टम है, हमने जो रूल्स रेगुलेशन जो बनाए जाए उनमें ये होना चाहिए कि एक टाइम फ्रेम में फिक्स करें उनको, और कम से कम परिस्थितियां ऐसी बना दें कि जिससे कि करप्शन हो ही नहीं। गठाला साहब, और ये वर्क, ठीक है, वर्क दूसरा मेरा एक फैक्टर और खास तौर से उसको हाईलाइट अब करना चाहता हूं मैं। जी बोलिए। गवर्नमेंट हमेशा एक रोल मॉडल हुआ करती थी कि तनख्वाह जो देते थे वो ऐसी देते थे कि प्राइवेट सेक्टर नकल किया करता था उसकी। अब क्या है कि आपने 4000 रख लिया ANM, अब उसका 4000 में मकान 2 साल तक कहीं की मिनिमम फिक्स कर दी वो सैलरी। एक नायब तहसीलदार मुझे बोला सर क्या करेंगे हम, 11,000 रुपए मिलते हैं, 11,000 में तो मकान किराया नहीं मिलता। हमारी ट्रेनिंग भ्रष्टाचार की पहले दिन से ही शुरू कर दी इन्होंने। और ये जो किया गया था मिनिमम फिक्स का, तो आपने शुरू में ही उस तरह के जम्स डाल दिए जिससे करप्शन पन पे, इनएफिशिएंसी पन पे, अधिकारियों का कंट्रोल खत्म हो जाए। अधिकारी भी आप देख ही रहे हो सब तरह के हैं, एक कोई ढंग का अधिकारी होगा तो उसको 2 दिन में गठाला साहब तबादला करा देंगे। ये भी गठाला साहब, इसमें मेरा आपसे ना इत्तेफाकी है, 5,000 मिले या 5 लाख मिले, सोच समझ के ज्वाइन कीजिए। अगर तनख्वाह कम लग रही तो मत ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने ज्वाइन करने के बाद मक्कारी का स्कोप नहीं, ऐसा देश है जिसमें भूखमरी है। नहीं, मक्कारी का स्कोप नहीं। ज्वाइन करने के लोगों के पास पेट भरने का साधन है इंडिया में। माफ करिए, ज्वाइन करने के बाद किसी को मक्कारी की छूटी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करे, लेकिन गवर्नमेंट को मिनिमम ध्यान रखना चाहिए। मक्कारी का लाइसेंस मक्कारी की छूट इस आधार पर नहीं मिल सकती। मैं बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन हम उसको सुधार तब ले जाएंगे तो सब चीजों को सोचना पड़ेगा। लेकिन नहीं, एक बात उदाहरण मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये अकेला फैक्टर है। आपकी बात आ गई। आज जिसके पास 5 करोड़ है वो भी रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, तो ये लालच का है। भाई गठाला साहब, आपकी बात आ गई। एक एंगल से नहीं देख सकते। गठाला साहब, आपकी बात आ गई, फिर आएंगे। लेकिन सुधार की तरफ तो हम बढ़ेंगे जब, तो सुधार में तो सारी चीजें आएंगी, सबको सोचना पड़ेगा। आपकी बात आ गई हुजूर, फिर आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। आपकी बात आ गई। एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से आया। लोकेश जी ध्यान से सुनिएगा, मनीष पारेख आप भी सुनिएगा, और राजस्थान के कलेक्टर्स भी सुने। ऐसा उदाहरण मैंने 25 साल के अपने जर्नलिज्म के करियर में नहीं देखा, नहीं, और उससे पहले का सुना नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। कौशाम्बी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने SP कौशाम्बी, ADM और सिटी मजिस्ट्रेट कौशाम्बी समेत 43 बड़े अधिकारियों के खिलाफ शांति भंग की धाराएं लगा के मुकदमा दर्ज करा दिया। 43 बड़े अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें SP भी है जिले का। मनीष पारेख सुनिएगा क्यों। उसके पीछे उसने लॉजिक दिया कि इनको 3 बार मीटिंग्स में मैंने चेतावनी दी, 2 बार नोटिस भेजे कि जनता का काम समय पर करिए, दफ्तर में बैठिए, फाइलें निपटाइए, जनता में आक्रोश फैलता है। ये लोग मक्कारी करने से बाज नहीं आए, तो जनता का आक्रोश किसी दिन कानून व्यवस्था के लिए समस्या बनेगा, तो शांति भंग के ये दोषी होंगे। इसलिए उसने दफाएं लगा के मुकदमा लिखा दिया कि वह जाओ जमानत कराओ। एक कलेक्टर चाह ले तो अपने जिले में तो सुधार कर ही देगा। ऐसा उदाहरण पहले सुना था क्या कभी लोकेश जी? नहीं सुना। मनीष पारेख कभी सुना, कहीं पढ़ा? नहीं। हिम्मत दिखाई ना उस कलेक्टर ने। सब सीधे हो गए, सब जो मक्कारी के नए नए प्रतिमान और कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, बाबू और अधिकारी मक्कारी में ओलंपिक जीत रहे थे, वो सब 9:30 बजे राइट टाइम दफ्तर हाजिर मिले अगले दिन। बोले नहीं जी जमानत कराओ, अदालत जाओ, नहीं सुधर सकते, जाओ। इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। वो आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है, सरकारी में क्यों नहीं कर सकता भाई? मनीष पारेख जी, इच्छा शक्ति की कमी है क्या? नहीं, सरकार की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। तो अच्छा काम कराना है तो वोट बढ़ेंगे, अच्छा मेरी काम सही हो जाएंगे। क्या मोदी जी ने कहा कि ये सेल्फ अटेस्टेशन चालू कर दिया तो लोग राजी हो गए, अब तो ऐसा ही काम करने वाले हैं। मेरी इच्छा शक्ति से कुछ होना हो तो बताओ, मैं कुछ करूं। ये होगा तो आप ही की इच्छा शक्ति से भाई।
मनीष पारेख निश्चित होगा जी, निश्चित होगा, और इसी और कदम बढ़ाया है। अच्छा, 1.5 से बढ़ाया भैया, 2.5 साल तो गुजर ही गया। नहीं, गुजर तो 60 साल गए। तो नहीं, ना तो इसका मतलब आपका 1.5 साल जस्टिफाई कर दूं कि 60 साल गुजर गए? नहीं, जस्टिफाई नहीं, आप तो वही कह रहे हो, ये मत कहिए, ये तर्क मेरे यहाँ कभी नहीं चला। लेकिन इससे क्लीन चिट नहीं, ये मेरी बहस में मनीष पारेख माफ करिए, बात नहीं है मेरी बहस में ये कभी चला ही नहीं तर्क। मैंने इस तर्क को हमेशा शुरुआत में ही खत्म किया। मैंने कहा ये तर्क नहीं चलेगा। जो आज जहां जिम्मेदार है उसकी, कोई कलेक्टर मुझसे ये कह के बचने की कोशिश करे कि जी हमसे पहले कलेक्टर आए, उनके समय में भी तो ये होता था, तो मैं कहता नहीं, आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, आप इस लायक ही नहीं कि आप कलेक्टर रहे। ये कोई बात होती है? ये बात नहीं है। वो तो आपने 1.5 साल कहा, नहीं, ये तर्क नहीं चलेगा ना। लोकेश शर्मा, को छूट इच्छा नहीं दी शक्ति जा में सकती। कमी है क्या? बिल्कुल सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। अगर प्रदेश की मुखिया चाहे, आप हमेशा बस एक ही बात करते हैं कि पहले मनीष पारेख जी इस प्रदेश में जब आप शासन करने के लिए आए हैं और आपको इतना भारी बहुमत दिया है जनता ने, तो क्या सोच के दिया है? उन्होंने ये सोच के नहीं दिया कि जो कांग्रेस कर रही थी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपने जय जय राजस्थान का नारा दिया और ये कहा कि इस प्रदेश में स्वराज की स्थापना करेंगे। होने वाला है। आप 1.5 साल बाद जाने क्या करा, मनीष जी बोलने दीजिए इनको। लोकेश जी बोलने का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये सारी बात वही बोलेंगे। मैं बता देता हूँ आपको। अरे नहीं, हमने तो करा जो करा, आप जब कह रहे थे लोकेश करेंगे। जी सुन रहे थे, आप जब कह रहे थे लोकेश जी सुन रहे थे। लोकेश जी पूरा कीजिए। धर्मराज जी, ये विडंबना है बहुत कि जब सच्चाई इनके सामने लाई जाती है तो ये बिफर जाते हैं, ये बौखला जाते हैं कि ये इस सच को पूरे प्रदेश के सामने क्यों ला रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि आपने क्या कहा था। आपने सुराज का जो नारा दिया था, आपने गुड गवर्नेंस की बात की। आज भी मुख्यमंत्री जहां जाती है वो ये कहती है कि मैं गुड गवर्नेंस एक्ट लेके आऊंगी। अरे जो पिछली सरकार के जो प्रावधान थे उन्हीं को आप एज इट इज रहने दो तो गुड गवर्नेंस चलेगी। लेकिन आपने तो दुर्भावना से सबको ठंडे में डाल दिया। धर्मराज जी, एक सेकंड, आपको याद दिलाता हूं कि पिछला जो कार्यकाल था अशोक गहलोत जी का, 10:30 बजे आदमी उस ऑफिस में पहुंच जाता था। हम पिछले कार्यकाल में नहीं जाएंगे। नहीं, तो ये बात कर रहे हैं इस बात की। पिछले कार्यकाल में जब ये कहा, अरे नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे। पारेख साहब बार बार जो आप अपनी गाड़ी को गहलोत सरकार की ओर ले जा रहे हैं, आज की बात करेंगे। बिल्कुल, दोनों लोग 1.5 साल हो गए, मैं तो कार्रवाई कर रहा हूं ना साहब। रेशमा एक्ट में कितनों पर कार्रवाई कीजिएगा? आवश्यक सेवाओं पर जो अधिनियम बनाया है रेशमा, उस पर बीजेपी की सरकार ने कार्रवाई करी है, तब इन्होंने कर्मचारियों को दमनकारी बताया हमारे को। आपने लोक सेवा गारंटी कानून को खत्म क्यों कर दिया? गारंटी कानून लोक सेवा गारंटी कानून का गतिविधि करती है तो वसुंधरा जी उस समय दमन करने वाली मुख्यमंत्री है। पारेख साहब, आप 5 साल पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से गहलोत जी को पब्लिक ने पनिश किया, आपको पनिश करें? नहीं धर्मराज जी, इस विषय पर कोई बात नहीं है। बिल्कुल हम्बली सबमिशन है कि रेशमा एक्ट के तहत कार्रवाइयां वसुंधरा जी ने करी तो इन्होंने दमनकारी बताया। अब इनका भाषण सुनने बैठू मैं? अरे उनको करने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? उनका काम है राजनीति करना, वो तो करेंगे। या पूछो आप रेशमा में कार्रवाई क्यों नहीं करी इन्होंने? हमने करी। उनके विरोध को देखते हुए आप कार्रवाई नहीं करेंगे? उनके विरोध को देखते कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, तो हमें थोड़ा गठाला साहब एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। जिस चीज का जिक्र अमिताभ जी ने किया, अगर एक कलेक्टर चाह ले तो उसके जिले में कुछ गलत होगा, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी। ये बात सही है कि अगर कलेक्टर थोड़ा इफेक्टिव होगा तो सुधार आएगा, लेकिन वो व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वो कलेक्टर चेंज होगा, कोई ढीला कलेक्टर आ गया तो फिर बिगड़ जाएगा। तो पर्सन टू पर्सन नहीं चल सकते अपन। व्यवस्था में परिवर्तन या व्यवस्था को इतना ठोस बढ़ाइए कि वो व्यवस्था काम करे, सिस्टम काम करे, न कि व्यक्ति का रोल है, इसमें कोई दोहरा नहीं। जैसे दुर्गा नागपाल आई, उन्होंने वो वहां पर वो खनन का, अवैध खनन वगैरह का किया, शी वाज ट्रांसफर्ड। आप ये देख लीजिए कि जैसे ही कोई वेस्टेड इंटरेस्ट को टच करेगा कलेक्टर, बाय दैट वेरी मोमेंट ही विल, मतलब जो बात आपने शुरू में कही थी, एक बार फिर वो चीजें राजनीति की ओर ही चली जा रही है। छोटा सा पारेख साहब, एकदम बिल्कुल छोटा सा वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है। इच्छा शक्ति का जिक्र उन्होंने बार बार किया कि व्यवस्था बदलने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। जी बिल्कुल, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार गुड गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्ध है। उसी विजन ये और गुड मिशन के गवर्नेंस नहीं है कारण पारेख साहब, लोगों ने वक्त हमारा हमको खत्म हो गया। समर्थन ये गुड गवर्नेंस नहीं है, वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। पता नहीं भाई बहस कहां से कहां चली जाती है। मनीष पारेख, मैं पूरी टिप्पणी आप को समर्पित करूंगा, आप समझो। आपसे मतलब सरकार, पार्टी जो सत्ता में होती है, पुल, मेरी बात को गौर से सुनेगा, पुल
मेट्रो, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, फ्लाईओवर, सड़क, ठीक, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी, हर गांव में स्कूल, इन सब कामों में समय लगता है। ठीक, ये काम तुरंत नहीं हो सकते, कितनी भी प्रभावशाली सरकार आ जाए, 100 नरेंद्र मोदी एक साथ चेयर पर बैठ जाए तो भी नहीं हो सकता। ठीक, समझना मेरी बात को गौर से, क्या कह रहा हूं। लेकिन अस्पताल में डॉक्टर, स्कूल में मास्टर, अस्पताल में और दफ्तर में बाबू, ये तो आज सरकार बदले कल सुबह से समय से दिख सकते हैं। आप समझ गए कि नहीं? सारे नियम है, सारे कायदे हैं, सारे कानून है, ये मत समझाइए हमको। आप समझ गए ना? अगर कोई ये अपेक्षा आपसे करे कि भाई आपने 1.5 साल में 5 यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई, नहीं, तो वो आपके साथ जाति कर रहा है, राजनीति कर रहा है। आज थानेदार बदलता है और कड़क थानेदार आता है तो कल से इलाके में सट्टा बंद हो जाता है। पता है आपको? नकली शराब का धंधा बंद हो जाता है। बोले भाई नए थानेदार बड़ा कड़क आए हैं ना, उसके लिए कोई कानून तो पहले से मौजूद है। क्या भारत की संसद को या किसी राज्य की विधानसभा को सरकारी बाबू और कलेक्टर और कप्तानों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अब आजादी के 68 साल बाद कानून लाना है क्या? कानून तो इतने ज्यादा है कि जरूरत से ज्यादा है। दुनिया के तमाम मुल्क हमारे से 33% कानून रखते हैं, हमारे 67% ज्यादा कानून है, फिर भी हमसे इफेक्टिव गवर्नेंस दे रहे हैं दुनिया के तमाम बड़े मुल्क। पता है आपको? हम तो कानून के बोझ में ही मर गए। सवाल कानून का नहीं, कानून तो दे गए अंबेडकर साहब, जितना लिखना था जरूरत से ज्यादा हो गया संविधान बड़ा, लेकिन मूल प्रश्न आज किस बात का है? इच्छा शक्ति का सवाल है। एक प्रिंसिपल बदल के आ जाता है। गठाला साहब ने इस चीज को देखा होगा और आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कह नहीं पाएंगे। एक प्रिंसिपल आ जाता है ना तो टीचर टाइम से आने लगता है, और एक दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है तो टीचर दफ्तर ही नहीं जाता, स्कूल ही नहीं जाता। ये व्यक्ति की इच्छा शक्ति का सवाल है, और सरकार सामूहिकता में चलती है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं आपसे ऐसी कोई मांग ही नहीं रहा अमरवेल कि स्वर्ग से लानी है। मैं तो कहा ही नहीं, 1.5 साल में जितना हो सकता उतने की अपेक्षा करता हूं। लेकिन कोई दरोगा इंस्पेक्टर मुझसे ये कहे कि साहब देखिए लड़कियों से छेड़छाड़ तो स्कूलों के बाहर नहीं रुक सकती, अभी मुझे आए कितना समय हुआ, 2 ही साल तो हुए थाने में, तो मैं कहूंगा ये दरोगा लायक नहीं ना। उसकी धमक होनी चाहिए, उसका इकबाल होना चाहिए, उसकी उपस्थिति का एक औरा होना चाहिए। वो कहां है? वही तो प्रश्न है। आपके लिए ये संतोष की बात हो सकती है कि हमने छापा मारा, मेरे लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि 68 साल के बाद हम ऐसा एक प्रशासनिक ढांचा तैयार कर पाए जिसमें 56% लोग नदारद होते हैं ड्यूटी आवर्स में। मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। हो सकता है आपके लिए जिरह की ताल ठोकने की बात हो, मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। आपको पता है गरीब आदमी घर से रोटी और प्याज और मिर्च लेके जब पोटली में बांध कर चलता है और वो आता है 150 रुपया किराया खर्च करके जिला मुख्यालय, और वहां देखता है बाबू नहीं है, अधिकारी नहीं है, उस पर क्या बीतती है पता है? आप लोग बड़े लोग हो, आप जाओगे तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अधिकारी आपका इंतजार भी कर लेगा, मनीष पारिक आ रहे हैं, लोकेश जी आ रहे हैं, लेकिन ननकू का क्या होगा? उसकी कौन सुध लेगा? ये ऐसे अधिकारी नहीं ना, सारी व्यवस्था असफल कर देते हैं ऐसे बाबू अधिकारी। मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मनीष पारिक जी, अच्छी अच्छी सरकारों को धूर्त और मक्कार बाबुओं ने असफल कर दिया। इस देश का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। अच्छी अच्छी सरकारों को, सरकारों का टूल कौन है? तंत्र, जिसको तंत्र बोलते हैं हम, सिस्टम। उस सिस्टम की अंतिम धुरी कौन है? जो कान में बीड़ी लगा के बैठा है बाबू, वही है ना। वो नहीं मिलेगा तो लोकसभा विधानसभा सब फेल। आप कितनी भी अच्छी कृषि नीति बना लो, पटवारी बेईमान है तो कैसे लागू हो करोगे मुझे बता दो। बेईमान पटवारी से आप देश की सर्वोत्तम कृषि नीति भी कैसे लागू करा लीजिएगा, मुझे समझा दे कोई।
बेईमान कंपाउंडर से सबसे अच्छी स्वास्थ्य नीति भी पनाह मांग जाएगी। नकल कराने वाले मास्टर से पनाह मांग जाएगी सर्वोत्तम शिक्षा नीति। अवैध दारू बिकवाने वाले से पनाह मांग जाएगी मद्य निषेध की नीति। क्या करेंगे, कैसे रिजल्ट देंगे? 5 साल बाद जनता पूछेगी क्या हुआ, तब कैसे, तब इन बाबुओं को पकड़ के ले जाओगे आप चुनाव में? इनको सामने करोगे कि भाई देखो रामलाल नहीं बैठता था दफ्तर में, मैं क्या करूं? क्या करेंगे? और ये कहने से काम नहीं चलता कि गहलोत जी के समय में ऐसा था या फलाने के समय में ऐसा था, भैरव सिंह जी के समय में वैसा था। जब अगला चुनाव होगा तो उसमें गहलोत जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे होंगे। मतलब उस वक्त ये तो सवाल होगा ना कि गहलोत जी के समय में क्या था। सवाल क्या होगा, 5 साल आपके पास थे, आपने क्या किया? गहलोत जी ने अच्छा किया बुरा किया, जनता ने उस पर एक निर्णय दे दिया ना। एक मुकदमे पर एक ही बार निर्णय आएगा ना सर्वोच्च अदालत का। देश की जनता सबसे बड़ी अदालत, उसने निर्णय दे दिया गहलोत जी की सरकार पर। आप बार बार उस मुकदमे को कैसे जीवित कर लेंगे? अब मुकदमा आपका है और अदालत वही है जो जनता की है। इसलिए कहता हूं, समय पर बाबू रहेगा तो सरकार की अच्छी योजनाएं अपना असर दिखा पाएंगी। बाबू नहीं बैठेगा सीट पर मनीष भाई, तो कोई अच्छी से अच्छी योजना भी नपुंसक हो जाएगी, अपरिणामकारी हो जाएगी, असफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में बस इतना ही। मनीष पारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर एस गठाला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।